Hi everyone, welcome you all in lecture 7 of differentiation. Okay, so today we will have going to discuss on a topic geometrical meaning of derivative. Means जो हमने derivative पढ़ा है, derivative को जो represent करते हैं, उसको geometrical way में उसका meaning क्या होता है वो हमको यहाँ पे देखना है. Okay, so generally अब देखो जैसे आप बोलते हैं कि y इक्वल टू f of x है एक फंक्शन, तो उसके आप डेरिवेटिव लेते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x ही लोगे क्योंकि वो फंक्शन किस में x में. सो आप क्या लिखते हैं इसमें dy by dx और f of x की क्या लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ f dash of x बराबर. सो f dash of x मतलब डेरिवेटिव किसी फंक्शन की निकालने के लिए आप जनरली जो फंक्शन लेते हैं वो x में लेते हैं. ओके, सो इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने यूलर स्टैंडर्ड में एक फार्मूला पढ़ा था दैट इज बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बराबर. तो वो फार्मूला क्या क्या है f dash of x equal to limit h tending to 0 बराबर f of x plus h minus f of x divided by h ये फार्मूला था आपका. ओके, सो ये फार्मूला है आपका कि किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x. तो सपोज मुझे यही फार्मूला अप्लाई करके उसकी डेरिवेटिव निकालना है बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है. कौन सा पॉइंट है सपोज मैं बोलता हूं एट x इक्वल टू a निकालना है. तो आप क्या लिखते हैं इसमें f dash of a इक्वल टू क्योंकि x की जगह ये पुट अप करना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h. ओके, ये सभी चीजें पहले लेक्चर में मैंने आपको रिकॉल भी करके दी थी. ओके, सो अब देखिए कि इस फॉर्म को या इस डेरिवेटिव को जियोमेट्रिकल वे में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो प्लीज सी हियर प्रॉपर्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है समझने के लिए. ओके, सो देखिए आप कि सपोज मैंने यहाँ पे xy एक्सिस प्लॉट किया और यहाँ पे कर्व निकाला, तो उस कर्व का नाम है आपका y इक्वल टू f of x. क्या नाम है इस कर्व का देखो y इक्वल टू f of x इस कर्व का नाम है. और वो कर्व मैंने डिफाइन किया एट पॉइंट p एट x इक्वल टू a पे डिफाइन किया. इस पे डिफाइन किया एट x इक्वल टू a पे. सो इस p के पॉइंट क्या होंगे x p पॉइंट कहां पे डिफाइन कर रहे हो वो कर्व p पे डिफाइन कर रहे हो एट x इक्वल टू a पे. तो उस p का पॉइंट क्या होगा a कॉमा f of a आउट बिकॉज़ आप पॉइंट जो लिखते हो x y एक्सिस में तो पॉइंट भी क्या होगा x y. x की वैल्यू क्या है आपकी a है तो y की वैल्यू क्या होगी a और सिंपली. ओके, सो यहां पे देखो इस पॉइंट को लिख रहा हूं मैं a f of a. ओके, पॉइंट क्या होगा आपका a f of a. देन p के दो नेबरहुड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. एक उसके राइट हैंड में कंसीडर कर देते हैं और एक उसके लेफ्ट हैंड में कंसीडर कर देते हैं. नेबरहुड पॉइंट है. सो x इक्वल टू a पे है सपोज ये पॉइंट हमने डिफाइन किया a प्लस h में. फिर h इज सिंपली स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर. एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर. एक स्मॉल पॉजिटिव क्या है रियल. और एक r पॉइंट है. सो r पॉइंट हम डिफाइन करते हैं a माइनस h में. a माइनस h. सो वो q पॉइंट क्या होगा फिर a प्लस h कॉमा f of a plus h बराबर. एंड हियर r पॉइंट क्या हो गया आपका a minus h कॉमा f of a minus h. ओके, सो इस तरह से आप सबसे पहले उसके नेबरहुड पॉइंट कंसीडर करोगे. देन सपोज यहाँ पे देखो मैंने p q को एक लाइन से जॉइन किया. सो किसी को पता है कि इस लाइन को मैंने जॉइन किया, इस लाइन को क्या बोलते हैं. मतलब एक कर्व है और कर्व को एक लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेकंड. क्या बोलते हैं इसे सेकंड PQ. क्या पढ़ते हैं इसे सेकंड PQ. ठीक है, तो अब उसका मुझे सपोज स्लोप निकालना है. इसका स्लोप निकालना है मुझे सेकंड PQ का. इसका क्या निकालना है मुझे स्लोप ऑफ सेकंड PQ. तो जनरली एक लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसका जनरल स्लोप क्या लिखते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x. तो y2 क्या है आपके f of a plus h minus f of a. ठीक है, तो लिख लेता हूं f of a plus h minus f of a divided by
x2 minus x1, तो क्या आएगा a plus h minus a. Okay, so here a get cancelled, f of a plus h minus f of a divided by h. तो अगर आपने ऑब्जर्व किया उस चीज को तो ये डेरिवेटिव के जैसा लग रहा है, सिर्फ इसकी कमी, लिमिट की कमी। तो हम क्या करते हैं, लिमिट कंसीडर करते हैं उसके। ओके, सो मैं क्या लिमिट क्या कंसीडर करते हैं, h वेरी वेरी क्लोज टू 0, दैट विल बी योर लिमिट। सो सपोज ये जो h है वेरी वेरी क्लोज टू 0, मतलब ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है a से आगे बढ़ रहा है, तो a के एकदम नजदीक होगा, इतना नजदीक होगा, वेरी वेरी क्लोज टू a ही होगा। दूसरा जो पॉइंट आप ले रहे हो ना a प्लस h, अगर ये वेरी वेरी क्लोज टू a होगा तो ये q किसके पास आ जाएगा, p के पास, एकदम p के पास आ जाएगा, बराबर। सो एट h टेंडिंग टू 0, h अगर 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है तो ये p किसकी तरफ अप्रोच होगा, ऑब्वियस है p की तरफ अप्रोच होगा, इसकी तरफ अप्रोच होगा p की तरफ। अब इसको मैंने लिमिट लगाया, लिमिट कौन सी देखो, लिमिट q अप्रोचेस टू p, q अप्रोचेस टू p of secant pq, of secant pq, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो q है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, p की तरफ, of secant pq। ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं लिमिट q p की तरफ अप्रोच कब करेगा, जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, of secant pq, of secant pq, और स्लोप ऑफ secant pq भी बोल सकते हो उसे। मतलब आपने ये जो स्लोप निकाला है वो स्लोप किस पे निकाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे मेंशन करता हूं, स्लोप ऑफ सेकंड पीक्यू, और यहां पे स्लोप ऑफ सेकंड पीक्यू। ओके, सो अब यहां पे इसको मैंने लिमिट लगाई, तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ठीक है, एक बार फिर से अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे p पॉइंट क्या है आपका a f ऑफ a, q पॉइंट क्या है आपका a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, एंड r पॉइंट क्या है आपका a माइनस h, f ऑफ a माइनस h। तो मैंने pq को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड, तो उसका स्लोप लिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। तो ये फार्मूला लगभग हमको डेरिवेटिव के जैसे लगा, सिर्फ कमी किसकी थी, वहां पे h 0 की तरफ अप्रोच होना चाहिए। तो सपोज एक 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब ये जो चेंज हो रहा है a का, वो एक के एकदम पास नहीं होगा, एग्जैक्टली ये नहीं होगा, बट एक के इतना नजदीक होगा कि बहुत ही नजदीक होगा, वेरी वेरी क्लोज टू ए। अगर ये वेरी वेरी क्लोज टू ए है तो ये जो q पॉइंट है वेरी वेरी क्लोज टू p। ओके, सो लिमिट q किसकी तरफ अप्रोच होगा, p की तरफ। किसको लगा दिया हमने, स्लोप ऑफ सेकंड pq को। तो ये q p की तरफ अप्रोच कब होता है, जब लिमिट h किसकी तरफ अप्रोच होगी, 0 की तरफ। अब स्लोप ऑफ सेकंड pq, तो उसको हमने लिमिट लगा दी f ऑफ a plus h minus f of a above h। तो ये क्या मिला हमको, ये किसकी डेफिनेशन है, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x। अब ये बताइए, सो ये हुई आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन एट x इक्वल टू a पे, एट x इक्वल टू a पे। तो ये बताइए ये डेरिवेटिव फिर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा सवाल है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, ये सेकंड, बट अगर ये q अगर p की तरफ जाता है, q अगर किसकी तरफ, एकदम किसके पास आ रहा है, p की तरफ आ रहा है, तो ये जो लाइन है वो ऐसी लगेगी कि एक ही पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि q एकदम पास है ना, q किसके पास है, एकदम p के, मतलब वेरी वेरी क्लोज टू है। तो वो जो लाइन पास होगी वो एग्जैक्टली ऐसी लगने लगेगी कि वो p से ही पास हो रही है, वो p से ही पास हो रही है। अब बताइए, फिर एक कर्व है, उस कर्व को एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो वो लाइन क्या होगी, दैट विल बी टेंजेंट, दैट विल बी टेंजेंट। इसे आप क्या बोलोगे, f डैश ऑफ a को स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसमें निकाला गया, x इक्वल टू a पे। तो यही है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मतलब बहुत ही सिंपल है। मतलब डेरिवेटिव अगर आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो, उसका मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एट
दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यही उसका है जियोमेट्रिकल मीनिंग, यही उसका क्या है जियोमेट्रिकल मीनिंग। आई होप यू विल क्लियर all those things regarding to geometrical meaning of derivative. Okay, okay, so then आपका कंटेंट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस लेक्चर में कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लो, ठीक है। सो एक्चुअली ये 11th का पार्ट है। 11th में अगर आपने फंक्शन देखा होगा तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है। सपोज आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, तो यहाँ पे आप x इक्वल टू f इनवर्स y कब लिख सकते हैं, x इक्वल टू f इनवर्स y कब लिख सकते हैं, जब वो फंक्शन क्या हो 1 1 एंड ऑन टू हो, जब वो फंक्शन क्या हो 1 1 एंड। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि सारे के लिए नहीं, बट जिनको मालूम नहीं है उनके मन में सवाल उठेगा कि ये 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, ये 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन देखो कि फंक्शन एक्चुअली होता है, इतना ध्यान में रखो। सबसे पहले कि y इक्वल टू f ऑफ x है, तो ये f इनवर्स y इक्वल टू x आप लिख सकते हो, बट कब, जब वो फंक्शन क्या हो 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले देखो, जस्ट रिकॉल करके देखो आपको चीज कि फंक्शन क्या होता है। सपोज यहाँ पे आपके पास दो सेट है, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, ओके, व्हिच विल बी कनेक्टेड बाय अ फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सपोज एक एग्जांपल ही लेता हूँ कि वो फंक्शन आपका है सपोज x², फंक्शन क्या है आपका x²। तो फॉर एवरी इनपुट यहाँ पे होगा, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो सपोज आपने x की जगह 1 डाला, तो y f ऑफ x की जगह क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ओके। यहाँ पे -1 डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ पे -2 डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर से 4 मिलेगा। मतलब क्या होता है फंक्शन, मतलब क्या होता है फॉर एवरी इनपुट देयर विल बी आउटपुट, मतलब हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, बट एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, हर एक कुछ ना कुछ इनपुट करो, आउटपुट आपको मिलेगा तभी वो फंक्शन होगा। बट एक इनपुट के दो आउटपुट मिल जाएगा नहीं, बट हाँ दो इनपुट के एक आउटपुट मिल सकता है, दो इनपुट के, तीन इनपुट के एक आउटपुट मिल सकता है। तो ये सिंपल फंडा है फंक्शन के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो ये फंक्शन 1 1 कब होगा, सबसे पहली बात ये फंक्शन क्या होगा 1 1 कब होगा। 1 1 मतलब नाम में डेफिनेशन 1 to 1, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे क्या 3 6 9, तो 2 4 9, 1 की 2 2 की 4 3 की 9। ये फंक्शन कौन सा है आप डायरेक्ट बता सकते हैं, दैट विल बी x², 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो क्या हो रहा है यार, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट से अटैच है, तो 1 1 1 1, ये 1 1 फंक्शन होगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या है दो एलिमेंट एक एलिमेंट को अटैच होगा, सो दैट विल बी नॉट 1, ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज फंक्शन की एक खास बात क्या है यार, यहाँ पे एक्स्ट्रा रह सकते हैं एलिमेंट ना 16, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखा, कौन सा सेट है ये ए सेट और ये बी सेट, ठीक है। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे मैंने पूछा रेंज क्या होगी इसकी, रेंज मतलब क्या होता है जो आउटपुट सेट, ये जो आउटपुट सेट है आपका, ठीक है। यहाँ 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 के आउटपुट मिले क्या आपको, आउटपुट कितने मिल रहे हैं आपको 149 मिल रहा है आपको। तो ये 149 जो है, ठीक है, अगर आपको देख ले रहा है तो यहाँ पे देख लेता एक बार 149, ठीक है। सो ये जो 149 सिर्फ इतने ही एलिमेंट यहाँ पे अटैच है, इसको बोलते हैं रेंज, उस फंक्शन की क्या बोलते हैं उसे रेंज। तो तीन डिफरेंट थिंग है देखो, ये पहला सेट जो होता है उसे बोलते हैं डोमेन, उसे क्या बोलते हैं डोमेन। ये जो दूसरा सेट होता है उसे बोलते हैं कोडोमेन, उसे क्या बोलते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन का जो पार्ट होता है जो डोमेन के साथ अटैच होता है, सिर्फ डोमेन के साथ अटैच होता है,
कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये जो अटैच है उनको बोलते हैं रेंज, उनको क्या बोलते हैं रेंज। तो क्लियर हुआ, वन वन क्या होता है ऑन। अब ऑन टू देखो, ऑन टू अब एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। 1 2 3 है और यहाँ पे सपोज 3 6 9 इस तरह से, या फिर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख देता है 12, ठीक है इस तरह से। तो 1 को 3 से अटैच किया, 2 को 6 से अटैच किया, 3 को 9 से अटैच किया, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा, ये फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट को अटैच है। बट इज इट ऑन टू? ऑन टू का मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले समझ लो। ऑन टू का मीनिंग होता है ये जो रेंज है, ये जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर चले। यहाँ पे मतलब रेंज क्या है 369 है और कोडोमेन क्या है 369 है। सो इज इट रेंज इक्वल टू कोडोमेन? नॉट, range is a subset of codomain, so this is not on to। अब देखो on to क्या होता है, 1 2 3 4 3 6 9 8, ठीक, 1 2 3, ओके यहाँ पे पूर्ण लिख से लिख देता हूँ। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे देखो यहाँ का हर एक एलिमेंट कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इसके साथ अटैच है। तो मतलब कोडोमेन और रेंज एक ही है, कोडोमेन और रेंज क्या है एक ही है। इसको क्या बोलोगे आप ऑन टू फंक्शन, इसको क्या बोलोगे आप ऑन टू फंक्शन। तो अगर ये सेटिस्फाई होता है, अगर ये सेटिस्फाई होता है उसे क्या बोलोगे आप, उसे क्या बोलोगे आप, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो फिर 1 2 3 3 6 9 यहाँ पे देखो ये जो मैंने लिखा क्या ये 1 1 है और ऑन टू भी है क्या? 1 1 है क्योंकि एक एलिमेंट के साथ अटैच है, ओके, और ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ के पूरे एलिमेंट इसके साथ अटैच है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों साथ में है, तो आप डायरेक्ट पहचान सकते हो उस चीज को। तो ये क्या होगा आपका फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा? इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्योंकि वो 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। तो मतलब सपोज आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू f इनवर्स y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप उसे? x इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये चीज ध्यान में रखना कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में 1 1 क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन मतलब सिंपल है, इनपुट का हर एक एलिमेंट, इनपुट के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब इनपुट का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए, इसे बोलते हैं 1 1। देन ऑन टू क्या होता है, जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन के पूरे एलिमेंट इसके साथ इनके साथ अटैच होने चाहिए, इनके साथ अटैच होने चाहिए, ओके। सो उसे क्या बोलते हैं आप ऑन टू। अगर ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट उस फंक्शन को या उसका क्या एग्जिस्ट होता है, इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्या एग्जिस्ट होता है इसका? इनवर्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। आपको समझ में आ चुका होगा, मैं इसे आशा करता हूँ कि 1 1 ऑन टू और फंक्शन और इसके पहले जो दिया था जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव वो आपको अच्छे से समझा होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ।